12th चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट आर डी शर्मा एक्सरसाइज 6.4 का एग्जाम्पल नंबर 14 है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो आप पहले समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, कि मतलब ए और बी की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट होगा। मतलब बोल रहा है कि ए और बी की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन मिलेगा, कि सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, कंसिस्टेंट कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन मिलेगा। तो हमसे यही पूछा है कि ए और बी की क्या वैल्यू होगी कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, बस इतना सा कह रहा है क्वेश्चन। और किसी भी लीनियर मतलब किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हम सॉल्यूशन क्या होता है कि मतलब एक्स वाई जेड, जैसे यहाँ पे वेरिएबल है ना एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड की वैसी वैल्यू जो इस मतलब तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, मतलब जितने भी इक्वेशन उन सारे को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो आप देखो पहला अगर डेल्टा जीरो के इक्वल ना हो तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। हमने नेचर ऑफ सॉल्यूशन में पढ़ा है ना, तीन ही टाइप के नेचर होते हैं। पहला कि हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिले, दूसरा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिले, और तीसरा कि सॉल्यूशन ही ना मिले। हमने जब नेचर ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था तो वहाँ पे हमने तीन ही चीज़ पढ़ा था ना, कि या तो सॉल्यूशन यूनिक मिल जाए, या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल जाए, या फिर सॉल्यूशन मिले ही ना। मतलब एक मिले, या तो बहुत सारे मिले, या तो मिले ही ना। यही पढ़ा था हमने। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब मिलता है? जब डेल्टा जीरो हो, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री सारा जीरो हो। ठीक है, इस केस में हमको मिलता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और जब डेल्टा जीरो हो लेकिन डेल्टा वन नॉन जीरो हो और डेल्टा टू नॉन जीरो हो और डेल्टा थ्री नॉन जीरो, मतलब कि डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा थ्री में से एक अगर नॉन जीरो होगा तो उस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है ना कि कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है मतलब कि सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब ये दो केसेस के लिए हमको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब देखो लो क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमको ए और बी की ऐसी वैल्यू निकालो जिसके लिए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये क्या हो जाए, कंसिस्टेंट हो जाए, मतलब सॉल्यूशन मिलेगा। उस ए और बी की ऐसी वैल्यू निकालो जिसके लिए सॉल्यूशन में हम मतलब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो एक फर्स्ट वाला कंडीशन है, इसमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है और इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल तो रहा है ना। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन मिलना चाहिए, कितना मिलेगा वो जरूरी नहीं है, बस सॉल्यूशन मिलना चाहिए। तो इसमें एक मिल रहा है तब भी तो सॉल्यूशन मिला, और इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल रहा है तो भी होगा। तो हम ना ये दोनों केसेस लेके इस मतलब ये दोनों केस के लिए इस वाले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसके लिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सॉल्यूशन को मिल ही नहीं रहा। ठीक है, आई होप आपको एक आइडिया लगा कि हम क्या करेंगे। तो हम देखो करते हैं। पहले तो दोनों केसेस में हमको डेल्टा तो निकालना ही है। आप देखो इस वाले में भी निकालना है, इस वाले में भी निकालना है, तो डेल्टा तो निकालना ही है। तो डेल्टा निकालो आप पहले। तो डेल्टा कैसे निकालते हैं? डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। तो ये 1 1 1 1 1 1 2 5 ए 2 5 ए, फिर है 1 2 3। ठीक है, अब आप इसको एक्सपैंड करो, या फिर अभी रुक जाओ। हम क्या करेंगे ना कि अब देखो इस वाले रो में 1 1 है ना, तो हम 2 0 बनाने के बाद एक्सपैंड करेंगे। तो 2 0 कैसे बनाएंगे?
तो इसको इससे माइनस कर देंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे, तो 2 0 बन जाएगा, उसके बाद एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, तो अप्लाइंग अब देखो ये है C1, ये है C2, ये है C3, क्या करें, इसको इससे माइनस कर रहे हैं, मतलब C2 को C1 से माइनस कर रहे हैं एंड C3 इसको इससे माइनस कर रहे हैं, तो C3 को C1 से माइनस कर रहे हैं, तो डेल्टा दिस इज इक्वल टू, अब देखो C1 में कोई चेंज कर रहे हो क्या, नहीं कर रहा हो ना, तो C1 एज इट इज आएगा, मतलब 1 2 1 एज इट इज लिख दो, 1 2 1, ठीक है, एज इट इज। अब C2 को C1 से माइनस करो, तो 1 - 1 0, 5 - 2 3 और 2 - 1 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट C3 में C1, तो 1 - 1 0, A में से 2 हटाओगे तो A - 2 और फिर 3 - 1 2, ठीक है। अब आप एक्सपैंड कर दो, अब आप क्या करो, इस वाले रो से एक्सपैंड कर दो, तो एक्सपैंड बाई R1। अब आप देखो ये कौन सा एलिमेंट है, ये आपका A11 है, इन दोनों का सम करो, 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 क्या इवन है ना, इवन है तो यहाँ पे प्लस लिख लो, फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस लिखा है ना आपने, तो हम ये जीरो वाला तो कंसिडर करेंगे नहीं, क्योंकि जीरो से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो जीरो ही हो जाता है, तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ वाला लेंगे। तो हम ये 1 को लेंगे, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो क्या बचा, ये बचा इसका डिटर्मिनेंट, तो 3 × 2 6। अब देखो 1 ऐसा रख लो ना, 1, तो 1 को आप किसी से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इसलिए हमने रहने दिया था 1। तब 3 × 2 6, बीच में माइनस, 1 × A - 2, तो यहाँ पे हो जाएगा A - 2, तो डेल्टा हो जाएगा, 1 से करोगे वही रह जाएगा -A + 2, तो डेल्टा हो गया, ये हो गया 8 - A, क्या हो जाएगा 8 - A हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कि अगर डेल्टा नॉन जीरो होगा, तो नाउ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा, डेल्टा क्या 8 - A को, मतलब इस डेल्टा को जीरो नहीं होगा, कब जीरो नहीं होगा, जब 8 - A जीरो नहीं होगा, तो मतलब यहाँ से इम्प्लाई करेगा कि जब A 8 नहीं होगा तो ये जो डेल्टा है वो जीरो नहीं होगा। तो इस केस में जब A 8 नहीं होगा तो क्या होगा 10 10। अब देखो इस वाले केस में ना सिर्फ A पर ही फर्क पड़ेगा, अब देखो B कुछ भी रहे, अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो ही नहीं होगा, तो आप देखो ना, अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा तो फिर वो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना वो यूनिक होगा, फिर इंडिपेंडेंट ऑफ B हो जाएगा, B कुछ भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इस केस में। ठीक है, तो इसलिए हम इस केस में B की बात नहीं करेंगे। ठीक है, thus द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हो गया। मैंने आपको बताया कि हम इस वाले केस में क्यों बी पे बात नहीं कर रहे। आप देखो इस केस में क्या है, डेल्टा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और हमने यहाँ पे क्या बोला है कि डेल्टा जीरो के इक्वल नहीं, मतलब हमने बोला ही है कि डेल्टा जीरो के इक्वल नहीं है। कब, जब a इज नॉट इक्वल टू 8, मतलब अगर आप a को 8 नहीं डालोगे तो डेल्टा जीरो नहीं होगा। आप देख लो ना, 8 के अलावा कहीं पे भी जीरो नहीं होने वाला है, तो डेल्टा सिर्फ 8 पर ही जीरो होगा। तो आप देखो अगर ये डेल्टा जीरो नहीं है तब b चाहे कुछ भी हो जाए कोई फर्क पड़ेगा क्या। अब देखो डेल्टा जीरो नहीं है तो फिर बाकी कोई केस पर हम बात ही नहीं करते हैं, उसका यूनिक सॉल्यूशन ही मिलता है। जैसे यहाँ पर है कि डेल्टा जीरो, तो उसके बाद भी आगे अगर कुछ बात माने तब जाके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। जैसे आप देखो डेल्टा जीरो है लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं है, और कुछ बातें माननी होगी क्या, कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सारा जीरो हो तभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। लेकिन यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या, अगर सिर्फ डेल्टा नॉन जीरो हो गया हम बोल देंगे, बाकी कुछ भी नहीं चेक करेंगे, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि हम इसीलिए इस वाले केस में बी की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बी पे कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, बी कुछ भी हो जाए यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि डेल्टा ही जीरो है, मतलब नॉन जीरो है।
ठीक है। नेक्स्ट केस, इफ, केस 2 भी आप बोल सकते हो, इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू, सॉरी डेल्टा इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए की वैल्यू तो 8 मिलेगी हमको, क्या मिलेगा यहाँ से ए की वैल्यू 8 मिल जाएगी। लेकिन यहाँ से दो कंडीशन हो सकते हैं, अगर डेल्टा 0 हुआ तो इसके पास नो सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी हो सकता है। लेकिन हमको यहाँ पे नहीं जाना है, हमको इस वाले रास्ते में जाना ही नहीं है, ठीक है। तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम इधर ही जाएंगे, ठीक है। तो हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के वाले रास्ते में ही जाना है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि आगे पहला बात तो मान गया कि डेल्टा 0 है, पहला बात हमने देखिए हमने खुद बोला है, लेकिन हमने बोला तो है ना कि डेल्टा 0 है, डेल्टा 0 है, तो पहला बात तो मान गया है कि डेल्टा 0 है। अब दूसरा बात क्या मानना चाहिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए, कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सारा नन 0 होना, मतलब सारा 0 होना चाहिए। तो अब पहले डेल्टा 1 निकालो, तो डेल्टा 1 है क्या, तो डेल्टा 1 कैसे निकालते हैं, डेल्टा वाला के फर्स्ट वाले कॉलम को इंटरचेंज करते हैं इसके साथ, ठीक है। तो इसके साथ इसको इंटरचेंज करते हैं, 6b14, बाकी दो कॉलम को एज इट इज 1 5 2 1 a 3, यहाँ पे a है ना। अब आप एक्सपैंड करो, देखो ये प्लस माइनस प्लस, सीधे एक्सपैंड कर दो आप, देखो 6 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, ठीक है। 5 इंटू 3 15, बीच माइनस 2 इंटू ए 2a, ठीक है। फिर -1, इस 1 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, आप देखो b इंटू 3 3b, बीच में माइनस 14 इंटू ए 14a। अब देखो हम ना थोड़ा स्लो तो करते ही क्वेश्चन को, लेकिन ना इससे आपका ही मतलब आपको भी अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ही इतना टाइम दे रहे हैं आपको सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा कि यहाँ पर ऐसा कैसे हो गया, ठीक है, और क्या कंडीशन हो सकता था, क्योंकि हम ही टाइम दे रहे हैं, ठीक है, इसीलिए। तो अब थोड़ा सा 1, आप 1 लिए, 1 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, ठीक है, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो b इंटू 2 2b, बीच में माइनस 14 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 14 इंटू 5 70 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 6 को 15 से करोगे क्या होगा 90, माइनस 6 को माइनस 2a के साथ, ये हो गया 2a। अब देखो आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, -3 भी इस माइनस यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 14a, ठीक है। आप चाहो ना a का वैल्यू यहीं पे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 2b माइनस 70। अब देखो 90 माइनस 70 20 40, अब देखो 14a माइनस 12a प्लस 2a और -3b प्लस 2b माइनस b, a की वैल्यू डालो आप 20 प्लस a की वैल्यू है 8। अब देखो इस वाले केस में a की वैल्यू 8 है, आप याद रखना, यहाँ से मत देख लेना, यहाँ ही से देखेंगे, ठीक है। इस केस, ये केस है ना, तो केस तो अपना अपना होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, अब इसका काम हो गया, ठीक है। तो अब देखो 8 प्लस 2 16, तो 20 प्लस 16 माइनस b, ये हो गया 36 माइनस b, तो डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई 36 माइनस b। अब डेल्टा 2 निकालो एक बार, तो डेल्टा 2 क्या होगा, हम डेल्टा 2 में क्या करते हैं, डेल्टा के सेकेंड वाले कॉलम को इंटरचेंज करते हैं इसके साथ, मतलब फर्स्ट और थर्ड तो एज इट इज लिखते हैं, 1 2 1 और 1 a 3, ठीक है। और इस वाले सेकेंड वाले कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे इसके साथ, 6b 14 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब ओपन कर लो, तो यहाँ पे बनेगा 1 के सामने वाला रो, 1 के सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो आप, ये है 1 के सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो b इंटू 3 3b, बीच में माइनस 14 इंटू a
14 ए, यहाँ पे ए है ना, ये मैंने 9 जैसा लिखा है ना, तो कहीं गलती ना कर दूँ। -6, इस 6 के सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो, ठीक है, जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 2 × 3 6, बीच में माइनस, 1 × ए, ठीक है, +1, इस 1 के सामने वाला रो और कॉलम हटा दो, जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 2 × 14 28, बीच में माइनस, 1 × बी -b, ठीक है। अब देखो ये हो गया 3b -14a। अब इस -6 को अंदर मल्टीप्लाई करो। अब देखो -6 × 6 ये हो जाएगा 36, -6 × ये हो जाएगा +6a, ठीक है, और ये हो गया 28 b, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया 36, अब देखो -14a +6a, अब देखो -36 + 28 ये हो जाएगा -8, ठीक है। 14a +6a, -14a +6a ये हो जाएगा -8a। ये टर्म हो गया, ये और ये हो गया 3b - 2b, 2b हो जाएगा। आप a की वैल्यू डालो जरा, -8, a की वैल्यू है 8, तो ये हो गया -64 + 2b, तो ये हो जाएगा 2b -72, ठीक है। तो यहाँ पे रहने दो। अब नेक्स्ट Δ3 निकालो आप। Δ3 कैसे निकालोगे? तो डेल्टा के थर्ड वाले कॉलम, ये वाला कॉलम को आप इसके साथ इंटरचेंज कर दो, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, मतलब फर्स्ट और सेकेंड वाला एज इट इज 1 2 1 1 5 2, और इसके जगह ये 1 6 b 14, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, अब एक्सपैंड करो। अब देखो +1, तो ये हो गया 1, इस 1 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 5 × 14 70, बीच में माइनस, 2 × b 2b, फिर -1, इस 1 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो। 2 × 14 28, बीच में माइनस, और 1 × b, ठीक है, +6, 6 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 2 × 2 4, बीच में -5, अब देखो ना 1 × 5 5, तो हो गया 70 - 2b। अब देखो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, -28, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो हो गया +b। अब 6 4 - 5 -1 हो जाएगा, तो ये गया 70 - 2b -28 +b -6, ठीक है। अब देखो 70 - 28 क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और 42 - 6 36 हो जाएगा, 36, और 2b -2b + b -b हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होना था कि डेल्टा तो 0 होना था, लेकिन Δ1 Δ2 Δ3 सारा नॉन जीरो होना था। तो अब सारे को नॉन जीरो कर लो, ठीक है, सॉरी सारे को 0 कर लो, मैंने गलत बोल दिया। अब देखो, अब आप ना Δ1 Δ2 Δ3 सारे को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। नाउ Δ1 = 0, Δ3 = 0 एंड Δ3 = 0, मतलब सारे को 0 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक भी इसमें से नॉन जीरो हो जाएगा ना, तो वो फिर ये वाला केस में नहीं जाके इस वाले केस में चला जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि सारा 0 होना चाहिए, मतलब ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए। तो इनके बीच में हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो अब देखो Δ1 क्या है, 36 - b = Δ2 क्या है, 2b - 72 = 0 एंड 3b 36 - b = 0। तो अब देखो यहाँ से b की वैल्यू 36 आएगी, यहाँ से भी b की वैल्यू 36 आएगी, और यहाँ से भी b की वैल्यू 36 आएगी। तो ये इम्प्लाई करेगा कि b की वैल्यू 36 होगी, ठीक है। अगर
ऐसा नहीं होता जैसे यहाँ पे b की वैल्यू 36 आती, यहाँ पे कुछ और आ जाता और यहाँ पे 36 आ जाता, तो हमें कोई भी b की वैल्यू मिलती ही नहीं। आप फिर से सुनो, तीनों में अगर b की वैल्यू सेम आई है तभी b की वैल्यू हम लेंगे, वरना अगर एक में भी डिफरेंट आ गया तो हम b की वैल्यू नहीं लेने वाले। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अब देखो ये b तो एक ही है ना, अगर ये b अलग हो जाएगा तो मतलब और तो नहीं ना कि हम b की ये वैल्यू भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे और ये भी ले लेंगे, इसलिए नहीं ले पाएंगे। क्योंकि आप सोचो, देखो b अगर 36 है और बाई चांस यहाँ पे आपको b मिल जाता 35, मतलब आप ऐसा समझो ना कि हमने ऐसा तो कंसिडर किया ना कि डेल्टा 1 भी 0 है, डेल्टा 2 भी 0, डेल्टा 3 भी 0। आप ऐसा समझो कि यहाँ पे b की वैल्यू 36 है और यहाँ पे b की वैल्यू 1 आ जाती, मतलब यहाँ पर ये डेल्टा 2 है ना, कुछ ऐसा बनता है कि मतलब ऐसा कुछ बन जाता है 2b-2, तो मतलब यहाँ पे आप 1 डालोगे तभी तो 0 होगा। अगर आप 36 ले लोगे तो 36 जब डालोगे तो क्या 0 होगा? आप डाल के देखो, 72-2 70। हम बस एक केस बता रहे हैं कि आपको वो चीज़ भी आइडिया रहे कि 70 हो जाएगा तो ये तो 0 नहीं होगा, तो अब जब डेल्टा 2 0 नहीं होगा तो फिर ये वाला केस में तो नहीं जाएगा, इस वाले में चला जाएगा ना। तो वही मैं बता रहा हूँ कि तीनों के अगर तीनों में सेम वैल्यू आ रही तभी हम लेंगे, वरना हम बोल देंगे कि ऐसा कोई b की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो हम यहाँ से क्वेश्चन छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इतना समझ लो कि हर में वैल्यू सेम आनी चाहिए, मतलब क्योंकि आप देखो ना इसके बीच में और होता है लेकिन इसके बीच में और नहीं होता है, और नहीं होता मतलब एंड होता है, ठीक है। तो मतलब एंड मतलब इंटरसेक्शन, मतलब सब में कॉमन हम देखते हैं। तो अब देखो b की वैल्यू 36 36 36, तो 36 कॉमन था तो b की वैल्यू 36 आ गई, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं होता तो b की वैल्यू कुछ भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आती तो हम आगे नहीं सॉल्व करते, आगे ये तो सॉल्व करेंगे। तो अब देखो इस वाले केस में हम इसी केस पर बात करें, a की वैल्यू है 8 और b की वैल्यू है 36, तो इक्वेशन क्या बनेगा? द इक्वेशन बिकम्स, ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 5y, ए की वैल्यू 8z इक्वल टू 36, और ये हो गया x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 40। ध्यान रखने में इस वाले केस में हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पे कुछ भी नहीं चेक करेंगे। आप देखो हमने यहाँ पे डेल्टा निकाला है, डेल्टा 0 हमने लिया है तो ठीक है, तो इसलिए डेल्टा यहाँ पे 0 ही है। और फिर हमने यहाँ पे डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सारे को 0 लिया है तो हमें कुछ ऐसा मिला, मतलब सारा 0 ही है, ठीक है, क्योंकि हमने खुद लिया है ना इसलिए, ठीक है। तो इसलिए हम बाकी चीज़ें हम मतलब अब ये चीज़ें चेक नहीं करेंगे वापस से, अब सीधे सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं? तो हम पहले z को k सपोज कर लेते हैं। क्या करते हैं? z को k सपोज करते हैं और क्या करते हैं कि किन्हीं दो इक्वेशंस को यूज कर लेते हैं। जैसे हम इस वाले रिलेशन को 1 नाम दे देते हैं, उसको 2 नाम दे देते हैं। अब आप क्या करो, ये z की वैल्यू k किसी दो इक्वेशन पे रखो, ठीक है। मान लो हम फर्स्ट और सेकेंड में रखते हैं, पुट z इक्वल टू k इन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। अब देखो यहाँ पे रखोगे x प्लस वाई प्लस के इक्वल टू 6, तो आप देखो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 6 माइनस क्या आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रखो तो आप देखो 2x प्लस 5y प्लस 8z इक्वल टू क्या है? 36 है। ये हो जाएगा 2x प्लस 5y। अब देखो यहाँ पे भी आप रख सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं। तो हम अब देखो ये वाला इक्वेशन ना इससे थोड़ा सा छोटा नजर आ रहा है, मतलब थोड़ा सा। अब देखो x है, 2y है, 3z है और यहाँ पे 2x 5y 8z है। तो हम ना चलो इसी को ले लेते हैं, इसी को ले लो आप 2, ठीक है। तो यहीं पर डालो आप, तो ये हो गया x, यहाँ पर 2y और यहाँ पर 3z और यहाँ पर 14, ठीक है। तो यहाँ पर x है, यहाँ पे 2y है, चलो हम वापस से लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। x प्लस 2y प्लस 3k विच इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 14 माइनस 3k, ठीक है।
अब हम ना इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रिलेशन नंबर 4 और 3। अब देखो, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई माइनस 2 वाई की वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and equation 4 we get x plus y which is equal to 6 minus k, x plus 2y which is equal to 14 minus 3k। अब दोनों को माइनस करो, माइनस करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 2y माइनस वाई, 6 माइनस 14 माइनस 8। अब देखो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा ना, 3k माइनस के तो 2k हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 2k। आप माइनस को इधर मल्टीप्लाई करो, माइनस को करोगे तो -8 से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू 8 माइनस 2k आ जाएगी। ठीक है, अब हम y की वैल्यू इन दोनों में से किसी में डाल दो, हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं, तो x प्लस वाई की वैल्यू 8 माइनस 2k विच इज इक्वल टू 6 माइनस के, तो x की वैल्यू हो जाएगी। अब इसको इधर शिफ्ट करो, 6 माइनस के, ये जाएगा इधर -8, ये 2 गया उधर 2k, तो x हो जाएगा। अब देखो 6 माइनस 8 माइनस 2 के माइनस के प्लस 2k, तो ये हो जाएगा k, तो x की वैल्यू हो जाएगी k माइनस 2। ठीक है, तो लिख लो 10 x इक्वल टू k माइनस 2, वाई इक्वल टू 8 माइनस 2k और z इक्वल टू k। ठीक है, तो therefore the given equation is consistent when the given equation, ऐसा लिख लो, has infinite solutions when, कब, जब a इक्वल टू 8 हो एंड b इक्वल टू 36 हो। ध्यान रहे हमने एंड लगाया, मतलब और नहीं, ऐसा दोनों में अगर 8 भी हो जाए तो नहीं, दोनों होना चाहिए। ठीक है, hence the given equation is consistent if a equal to 8 b belong, और a इक्वल टू 8 b इक्वल टू 3। अब देखो a इक्वल टू 8 फर्स्ट वाले में क्या आया था, अब देख लो ना, फर्स्ट वाले में जिसमें a यूनिक था उसमें क्या था, a नॉट इक्वल टू 8 और b इक्वल टू रियल, उसके लिए कंसिस्टेंट था। और दूसरे केस में b इक्वल या फिर a इक्वल टू 8 हो जाए तो b 36 हो जाए, मतलब अगर 8 को छोड़कर आप कोई भी a लो तो हर b के लिए कंसिस्टेंट होगा, अगर आप a को 8 लोगे तो b को 36 लोगे तभी कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको उसे समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। तो एग्जाम्पल नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब ये, मतलब a और b, मतलब कौन से वैल्यू, मतलब a और b के क्या वैल्यू पर ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ठीक है, ए और बी के किस वैल्यू पर। तो आप देखो, पहले आपको थोड़ी सी
बातें याद दिला देता हूँ। फर्स्ट कि अगर डेल्टा नॉन जीरो, मतलब अगर डेल्टा जीरो के इक्वल नहीं होगा, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, मैं ये बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ना क्योंकि आपको याद हो जाए। डेल्टा अगर जीरो नहीं होगा, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। हमने तीन ही बात पढ़ा था नेचर ऑफ सॉल्यूशन में, हमने तीन बात पढ़ा था। यही तीन बात तो था कि पहला कि यूनिक सॉल्यूशन मिले, दूसरा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिले, और तीसरा कि नो सॉल्यूशन मिले। तो यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता था? जब डेल्टा जीरो नहीं होता है तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। दूसरा क्या होता था कि अगर इफ लगा लीजिएगा, इफ डेल्टा जीरो हो और एंड उसके साथ कुछ बातें मान जाए, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री सारा जीरो हो जाए, तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ही होता था। और तीसरा ये था, कंडीशन था कि अगर इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा वन नॉन जीरो हो और डेल्टा टू नॉन जीरो हो और डेल्टा थ्री नॉन जीरो, मतलब तीनों में से एक नॉन जीरो हो। इस वाले कंडीशन में डेल्टा जीरो है लेकिन डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री सारा जीरो होना चाहिए। इस वाले कंडीशन में डेल्टा जीरो है होगा चलेगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा थ्री में से एक नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब एक नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसी हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी। तो अब देखो फर्स्ट में हमें यूनिक सॉल्यूशंस के बारे में, तो अब देखो हर केस में हमें डेल्टा तो चाहिए ही चाहिए, तो हम डेल्टा निकाल लेंगे। फिर डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री सारा कुछ चाहिए, तो हम ना एक बार पहले ही सब कुछ निकाल ही लेते हैं। डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री सारा कुछ निकाल लेते हैं। ठीक है, अब पहले डेल्टा निकालो, उसके बाद बात करते हैं इन सब पर। ठीक है, पहले डेल्टा निकालो। तो डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। तो एक्स अब देखो क्या है, 2a6 एक्स, सॉरी 1 2b 1 2b 1 1 3 1 1 3। ठीक है, सॉल्व करो। अब देखो ये कौन सा एलिमेंट है, ये होता है a11। कौन सा होता है? a11। आप इन दोनों का सम करो, 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 इवन है तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो अब एक्सपैंड करो, देखो 2 + 2, ये 2 लिया तो +2, 2 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो। ये 2 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दिया और जो बचा उसका डिलीट करना। तो 2 × 3 6, बीच में माइनस, 1 × b। ठीक है, फिर माइनस a, इस a के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो। ठीक है, तो 1 × 3 3, बीच में माइनस, 1 × b। फिर +6, तो इस 6 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो। ठीक है, 1 × 1 1, बीच में माइनस, 2 × 1 2। तो ये बन जाएगा, अब देखो 2, ये हो गया 6 - b माइनस a 3 - b प्लस 6 1 - 2 -1। आप मल्टीप्लाई करो, देखो 2 × 6 12, बीच में माइनस, 2 × -b -2b करो, माइनस a को 3 के साथ तो -3a, इसको इसके साथ तो -a × -b प्लस ab, और 6 × -1 -6। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? अब देखो 12 - 6 6 -2b -3a प्लस ab। इन दोनों में आप 3 कॉमन करो, सॉरी 2 कॉमन करो, तो यहाँ पे क्या बनेगा 3 - b। इन दोनों में -a कॉमन करो,
तो ये बनेगा 3 माइनस बी। ठीक है, तो अब देखो क्या बना, 3 माइनस बी बाहर, अगर 3 माइनस बी कॉमन करोगे तो बनेगा 2 माइनस ए। ठीक है, और आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको अगर हम b माइनस थ्री इंटू ए माइनस टू लिखे तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब देखो 3 माइनस बी है ना, आप इसमें से माइनस कॉमन करते हो जाएगा b माइनस थ्री। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, वापस से यही बनेगा। फिर यहाँ से 2 माइनस ए है ना, तो आप इनमें से माइनस कॉमन करो तो a माइनस टू बनेगा। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करना, देखना यही बन जाएगा। मतलब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 3 माइनस बी 2 माइनस ए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b माइनस थ्री a माइनस टू। ठीक है, अब देखो हो गया। तो हम इसके जगह ये लिख सकते हैं, तो डेल्टा की वैल्यू ये आ जाएगी, दैट इज, तो आप यहाँ पे लिख लो डेल्टा इक्वल टू b माइनस थ्री a माइनस टू। तो आप इसको डब्बा में बंद करके रख लो। ठीक है, इसका हम अभी आगे यूज करेंगे। फिर इसी तरह से डेल्टा वन निकालो। डेल्टा वन कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं कि डेल्टा के फर्स्ट वाले कॉलम को इंटरचेंज करते हैं इसके साथ। ठीक है, मतलब बाकी सेकेंड और थर्ड एज इट इज, a 2 1 6 b 3, और फर्स्ट, इस वाले फर्स्ट को इंटरचेंज करो इसके साथ, 8 5 4, और फिर साइन लगा दो प्लस माइनस प्लस। अब आप ओपन करो, देखो +8, तो हो गया 8, 8 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट कर दिया, डिटर्मिनेंट तो 2 इंटू 3 6, बीच में माइनस 1 इंटू बी, बी माइनस ए, इस ए के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो। ठीक है, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 5 इंटू 3 15, बीच में माइनस 4 इंटू बी 4b, प्लस 6, 6 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 5 इंटू 1 5, बीच में माइनस 4 इंटू 2 8। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, देखो 8 को 6 के साथ करोगे 64, इसको इसके साथ करोगे माइनस 8b, इसको इसके साथ करोगे माइनस 15a, इसको इसके साथ, अब देखो माइनस a इंटू माइनस 4b, ये हो जाएगा प्लस 4ab, और इसको इसके साथ करोगे, अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, 5 माइनस 8 माइनस थ्री को 6 के साथ करोगे माइनस 3, जाने दो, अभी एक स्टेप बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 64, या फिर इसको हम इसके जगह हम क्या लिख देंगे, -18 हो जाएगा ना, 6 इंटू माइनस थ्री -18। अब देखो 64 और -18, ये हो जाएगा 46 हो जाएगा मेरे हिसाब से, हाँ 46 हो जाएगा, -8b -15a प्लस 4b। ठीक है, कमाल है, यहाँ पे 48 होगा ना, 8 6 48, और 48 माइनस 18 30 हो जाएगा। तो अब जरा इन दोनों को साथ में रखो यार, ये हो जाएगा 30 माइनस 15a को साथ में रखा हमने, प्लस इन दोनों को साथ में रखो -8b प्लस 4 ऑफ ab, यहाँ से 15 कॉमन, क्या बनेगा 2 माइनस a, यहाँ से 4b कॉमन, -4b कॉमन, यहाँ से -4b कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 2 2a, ये होगा ना, 2a। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस a, और ये हो गया 15 माइनस 4b। आप इसको लिख सकते हो a माइनस 2 4b माइनस 15, कुछ इस तरह से आप कर लेना, तो यही बनेगा। अब मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर, चलो कोई नहीं, कर ही देता हूँ, हटाओ। अब देखो a माइनस 2 है, सॉरी 2 माइनस a है, आप माइनस कॉमन करो,
a माइनस 2 होगा। अब माइनस कैसे कॉमन करो, आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, आप देखो यही बनेगा, ठीक है। और 15 माइनस 4b है, इसमें से भी माइनस कॉमन करो, 4b माइनस 15। आप ऐसे सोच सकते हो, यहाँ से माइनस था तो माइनस आ गया, यहाँ पर नहीं था प्लस था तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा, 2 माइनस a 15 माइनस 4b कर दिया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा ना a माइनस 2 और 4b माइनस 15, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो दैट इज डेल्टा 1 आपका आएगा a माइनस 2 4b माइनस 15। नेक्स्ट डेल्टा 2, डेल्टा 2 क्या होगा, डेल्टा के सेकेंड वाले कॉलम को इंटरचेंज करते हैं किसके साथ, इसके साथ इंटरचेंज कर दो, मतलब फर्स्ट और थर्ड तो एज इट इज आएगा, फर्स्ट एज इट इज, थर्ड एज इट। ये है ना सेकेंड वाला, इसको इसके साथ इंटरचेंज करो, 8 5 4, ठीक है। ये हो गया प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब एक्सपैंड करो, अब देखो 2 के सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो, 2 के सामने वाला रो और कॉलम को हटा दिया, जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 5 इंटू 3 15, बीच में माइनस 4 इंटू बी 4b, ठीक है। फिर माइनस 8 के सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 1 इंटू 3 बीच में माइनस 1 इंटू बी, फिर प्लस 6 के सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 1 इंटू 4 बीच में माइनस 1 इंटू 5, ये हो जाएगा क्या, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 15 30, 2 इंटू माइनस 4b माइनस 8b, इसको इसके साथ माइनस 24, माइनस 8 को 3 के साथ माइनस 24, फिर माइनस 8 इंटू माइनस बी प्लस 8b, और ये हो जाएगा माइनस 6, यही होगा ना। अब देखो ना, 4 माइनस 5 माइनस 1, माइनस 1 को 6 के साथ करोगे माइनस 6, ये टर्म और ये टर्म कैंसर। अब देखो ये और ये सारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 24 माइनस 30 और फिर प्लस 30, जीरो हो जाएगा, तो फाइनली जीरो। तो आप देख लो, दैट इज डेल्टा 2 की वैल्यू तो जीरो आ गई, मतलब हमें डेल्टा 2 के बारे में कोई भी बात नहीं कर रही है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी जीरो है। डेल्टा 3 में हम क्या करते हैं कि डेल्टा के जो थर्ड वाला कॉलम है उसको इसके साथ इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड वाला एज इट इज। तो 2 1 1 a 2 1, ठीक है। और ये है ना थर्ड, इसको इसके साथ रिप्लेस कर दो, तो 8 5 4, फिर यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब आप एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड करो, देखो +2, तो 2 के सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 2 इंटू 4 8, बीच में माइनस 1 इंटू 5 5, फिर माइनस ए के सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 1 इंटू 4 बीच में माइनस 1 इंटू 5 5, ठीक है। फिर +8 8 के सामने वाला रो और कॉलम हटा दो, जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 1 इंटू 1 1, बीच में माइनस 1 इंटू 2 2, ठीक है। आई होप अभी तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ तक। 8 माइनस 5 3, और 3 को 2 से करोगे 6। अब मल्टीप्लाई करो, देखो a माइनस 5 4 माइनस 5 -1
-1 को -a के साथ करोगे तो +a, और ये हो जाएगा -8, बिल्कुल ये हो गया a-2। तो दैट इज डेल्टा 3 की वैल्यू है a-2। अब हम देखो, हमने डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये सारा चीज़ निकाल लिया, ठीक है। अब हम कंडीशंस पर बात करेंगे। इसको यहाँ पे लिख लो, बेहतर रहेगा, दिखेगा। क्या था? a-2। पहला यूनिक सॉल्यूशंस कब होगा? तो फर्स्ट पार्ट यूनिक सॉल्यूशन। तो आप देखो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब डेल्टा 0 के इक्वल ना हो, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। कब? जब डेल्टा 0 के इक्वल ना हो। तो यहाँ पे लिख लो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। और डेल्टा की वैल्यू क्या है? ये पूरा, ये b-3 a-2 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? b-3 नॉट इक्वल टू 0 और a-2 नॉट इक्वल टू 0। तो b इक्वल नॉट इक्वल टू 3 और a नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए कि b 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए और a 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हो, नाइदर b इक्वल टू 3 नॉर a इक्वल टू। नॉर का मतलब होता है नॉट प्लस और, ठीक है। मतलब ना तो b 3 होना चाहिए और उसी के साथ ना तो a 2 होना चाहिए। अगर b 3 नहीं है और a 2 भी नहीं है तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। सेकेंड कंडीशन किसके लिए फाइंड करना है? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। कब मिलेगा जी? तो आप खुद देखो ना, कंडीशन क्या बोलता है। इस वाले केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेगा। पहला डेल्टा 0 हो और दूसरा ये तीन 0 हो जाए। मतलब कि डेल्टा 0 हो, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सारा 0 होगा, तभी हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। तो इस केस होने के लिए क्या होना चाहिए? डेल्टा 0 होना चाहिए, डेल्टा 1 0 होना चाहिए, डेल्टा 2 0 होना चाहिए एंड डेल्टा 3 0 होना चाहिए। होप आपको आइडिया लगा। मतलब सारा 0 होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक 0 नहीं होगा तो काम बन जाएगा, नहीं नहीं, सारा 0 होना चाहिए, ठीक है। आप देखो जब भी कॉमास लगा रहा हूँ ना मैं, तो इस केस में क्या आ रहा है? एंड आ रहा है। आप ऐसा समझो, एंड आ रहा है, एंड आ रहा है, एंड आ रहा है, मतलब हम सारा इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तो आप देखो डेल्टा 2 तो 0 ही है, तो इस पर तो हम बात नहीं करेंगे, ये तो ऑलवेज ट्रू है, इट इज़ ट्रू, ठीक है। तो फाइनली हमको यहाँ से क्या मिलेगा कि डेल्टा 0 होना चाहिए, डेल्टा 1 0 होना चाहिए एंड डेल्टा 3 0 होना चाहिए। इसको क्यों हटा दिया? क्योंकि हमने देखा था, निकाला था डेल्टा 2 तो 0 ही था, तो ये बात को तो ऐसे भी मान रहा है, तो इसलिए हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया। डेल्टा क्या है? डेल्टा a-2 b-3 इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर डेल्टा वन है a-2 b, a-2 4b-15 0 होना चाहिए एंड डेल थ्री क्या है? a-2, तो a-2 0 होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है? a इक्वल टू 2 आएगा और b इक्वल टू 3 आएगा। यहाँ से क्या आएगा? a इक्वल टू 2 आएगा और b इक्वल टू, आप ना इसके बीच में भी एंड लगा लो, बेहतर रहेगा, ठीक है। एंड कब लगाते हैं? जब हमें इंटरसेक्शन लेना होता है। और आप ऐसा समझ सकते हो कि इस वाले काम को भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, और एंड का मतलब है कि हर चीज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप छोड़ दो। अगर आप एंड को फिल करना चाहते हो तो आप ऐसे फिल कर,
आप इस चीज़ को फील करना चाहते हो तो आप ऐसे फील कर सकते हो कि अगर आपको मम्मी बोले आप जाओ शुगर और सॉल्ट लेके आओ, शुगर और सॉल्ट लेकर आओ, तो मतलब आप देखो शुगर भी लाना है एंड सॉल्ट भी लाना है, शुगर भी लाना है एंड सॉल्ट भी लाना है। इस चीज़ को आप ऐसा फील करो कि दोनों करना है, मतलब शुगर एंड सॉल्ट दोनों आपको लेके आना है, ब्रिंग करके मतलब लेके आना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसे ही मिले मम्मी बोले कि आप जाओ मतलब स्वीट्स के शॉप में जाओ और वहाँ से आप या तो आप या तो क्या कौन सा मिठाई, चलो आप या तो रसगुल्ला ले आओ या फिर आप क्या बोलते हैं रसमलाई ले आओ। आपकी मम्मी ने क्या बोला कि आप या तो रसगुल्ला ले आओ या तो रसमलाई ले आओ, मतलब दोनों में से एक चीज़ ले आओ, या तो रसगुल्ला या तो रसमलाई। तो उस केस में क्या आएगा और आएगा, लेकिन यहाँ पे आप क्या बोला था कि शुगर और सॉल्ट लेकर आओ, मतलब दोनों लेकर आना था, ठीक है ना। तो इस केस में हमारे पास चॉइस नहीं थे, हमको दोनों लेकर ही आना था। तो जहाँ पे हमारे पास चॉइस ना हो वहाँ पे एंड लगता है, और जहाँ पर हमारे पास चॉइस हो वहाँ पे और लगता है। जैसे यहाँ पे हमारे चॉइस था क्या, आप या तो रसगुल्ला ले आओ या तो रसमलाई ले आओ, तो यहाँ पे चॉइस थे ना हमारे पास, तो ठीक है यहाँ पर और लगेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास चॉइसेस नहीं है, हमें डेल्टा भी जीरो होना चाहिए, डेल्टा वन भी जीरो होना चाहिए, डेल्टा टू भी जीरो होना चाहिए और डेल्टा थ्री भी जीरो होना चाहिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हमें b क्या मिलेगा 15/4, ठीक है, एंड a की वैल्यू 2 मिलेगी। तो अब देखो तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में सिर्फ एक ही चॉइस कॉमन है, a की वैल्यू 2, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं। तो a की वैल्यू यहाँ से हमें 2 मिलेगी। b की वैल्यू क्यों नहीं मिलेगी, इसको नेगलेक्ट इसलिए कर दिया हमने क्योंकि आप देखो यहाँ पे b की हमको अलग अलग वैल्यू मिल रही थी, यहाँ पे b की वैल्यू 3 मिल रही थी, यहाँ पे b की वैल्यू 15/4 मिल रही थी, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, तो इसलिए b की वैल्यू नेगलेक्ट कर दी हमने, ठीक है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलने के लिए क्या मिलना चाहिए, a की वैल्यू 2 मिलना चाहिए। b की वैल्यू नहीं मिली है तो हम ये समझ लेंगे कि b की जो वैल्यू है ना, मतलब कि v के कोई भी रियल नंबर पर ये डिफाइंड होगी ये चीज़ें, ठीक है। क्योंकि आप देखो ना a को 2 रखो, कहाँ गया, अब a को 2 रखो डेल्टा 0 होगा ही, a को 2 रखो डेल्टा 1 0 होगा, डेल्टा 2 0 ही है, डेल्टा 3 भी a को 2 रखो 0 होगा, तो सारा का सारा 0 हो गया, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो मिलेगा ही, मतलब b का वैल्यू से हमें यहाँ लेना देना नहीं है, मतलब b कोई भी रियल नंबर पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा अगर a 2 है तो, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा चीज़ें, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब भी बोले तो आपको निकालना पड़ता है। अब देखो इस केस में आप नहीं निकाल सकते थे सॉल्यूशन, क्यों नहीं निकाल सकते थे, सोचने वाली बात है ना, क्यों नहीं निकाल सकते थे, इसलिए नहीं निकाल सकते थे ना भैया, क्योंकि हमें थोड़ी पता है, यहाँ पे बोला था कि b नॉट इक्वल टू a, सॉरी b नॉट इक्वल टू 3, a नॉट इक्वल टू 2, बाकी तो b और a कोई भी रियल नंबर ना हो सकता है, तो हमें क्या पता कि क्या है, ठीक है। तो हम अगर हम निकालने बैठेंगे तो जिंदगी भर यही थोड़े गुजारना है इसी क्वेश्चन में, ठीक है, इसलिए नहीं निकाला, ठीक है। लेकिन यहाँ तो निकाल सकते हैं, a इक्वल टू 2 है इसलिए निकाल सकते हैं, एक ही वैल्यू है जो कि 2 है, ठीक है, तो निकालते हैं। तो द इक्वेशन बिकम्स, तो इक्वेशन क्या बनेगा 2x प्लस a क्या है 2y प्लस 6z इक्वल टू 8, ये हो गया x प्लस 2y प्लस bz इक्वल टू 5, x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हम कैसे निकालते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ तो करते ही होंगे ना। तो अब देखो क्या करते हैं कि z को k के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है, z को k के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद ना आप चाहो तो इस इक्वेशन को रिड्यूस करके आप ऐसा भी लिख सकते हो, आप देखो 2 कॉमन कर लो ना, तो x प्लस वाई प्लस 3z, और ये 2 को कॉमन करोगे उधर कैंसिल हो जाएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप देखो ये है ना आपके पास इक्वेशन 2x प्लस 2y प्लस 6z इक्वल टू 8 है ना, ठीक है ना। इसमें से आप 2 कॉमन करो, x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 8 होगा, ये 2 से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 बचेगा,
ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 4। ये देखो यही तो बनेगा, ठीक है, यही तो बनेगा। तो आप यहाँ पे ना z के जगह के रख दो, x प्लस वाई प्लस 3k विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस 3, इस k को उधर शिफ्ट कर दो, यहाँ पे नहीं करते, यहीं पर करेंगे, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 4 माइनस 3k, ठीक है। फिर यहाँ पर आप, यहाँ पे z है, यहाँ पे k डाल दो, तो x प्लस 2y प्लस बी के इक्वल टू 5, तो यहाँ पे बनेगा x प्लस 2y इक्वल टू 5 माइनस बी के, ठीक है। इसको रिलेशन नंबर 4 बोल दो, इसको रिलेशन नंबर 5 बोल दो, दोनों को माइनस कर दो, x और x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी को डाल दो, x की वैल्यू निकल जाएगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम इन दोनों को पीछे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज में करते हैं, पीछे तो नहीं है जगह। तो आप देख लो, इस चीज़ को मैं वापस नहीं लाऊंगा, आप देख लो एक बार, हम यहाँ से लिखूंगा पीछे, ठीक है। हम देख लो, हमने यहाँ तक सॉल्व करा था, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 वी गेट x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 4 माइनस 3k, x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 5 माइनस बी के। दोनों को माइनस कर रहे हैं, y माइनस 2y माइनस वाई, 5 माइनस 4 माइनस 1। अब देखो ये है बी के, अब देखो ये प्लस बन चुका है माइनस 3k, तो यहाँ पे लिख दो बी के माइनस 3k। माइनस 1 को इधर शिफ्ट करोगे, 1 जहाँ पे माइनस है वहाँ पे नहीं होगा, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ऐसा समझ लो आप। और अगर नहीं समझ में आए तो आप माइनस यहाँ से कॉमन करो, माइनस माइनस कैंसिल करो, ख़त्म कर लो, ठीक है। y की वैल्यू ये मिली है हमें, ठीक है। अब ये y की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दो, x की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस बी के प्लस 3k विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3k। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये b के इधर आएगा तो b के हो जाएगा जी, ये 3k तो माइनस 3k माइनस 3k माइनस 6k, और ये 1 आएगा तो माइनस 1, सॉरी माइनस, ये 1 आएगा तो माइनस 1 तो होगा, लेकिन यहाँ पे 4 था तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो x की वैल्यू ये हो जाएगी। आपको नहीं समझना, आप अच्छा से सॉल्व कर लो, भेज भेज के एकदम करो आराम से, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हुआ ना तो आप कोई नहीं, चलो कर ही देता हूँ मैं। आप देखो इसको इधर लेके आओ, 4 माइनस 3 के है ना, इस 1 को इधर लाओ माइनस 1, इस माइनस बी के को इधर लाओ, 4 बी के प्लस बी के हो जाएगा, माइनस है तो इधर लाओगे तो माइनस 3 के। अब देखो ना, माइनस 3 के माइनस 3 के माइनस 6 के, ये बी के लिखा और 4 माइनस 1 3 लिख दिया, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो 10 x की वैल्यू है बी के माइनस 6 के प्लस 3, y की वैल्यू है 1 माइनस बी के प्लस 3k, और z की वैल्यू है k, ठीक है। तो जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उसके बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब मिलेगा, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, कब जी, जब व्हेन a इक्वल टू 2। तो आप लोग ये वाला भी केस हो गया। अब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे है, तो आप चलो ना k को 1 रख के देखो, एक सेट मिलेगा, k को 2 रखो, एक सेट मिलेगा, 3 रखो, फिर से x y z, मतलब एक सॉल्यूशन का एक सेट मिलेगा, रखते जाओ, सॉल्यूशंस के सेट मिलते जाएंगे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएगा ना। आप k को तो रियल नंबर है ना, k तो कुछ भी रख सकते हो। नेक्स्ट हमको लास्ट बात है कि इसका नो सॉल्यूशन क्या है, नो सॉल्यूशंस। तो नो सॉल्यूशंस कब होगा, जब डेल्टा 0 हो एंड, आप देखो इसके बीच में एंड है, ठीक है, और डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा 2 नॉट इक्वल टू 0, और डेल्टा 3 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो b इक्वल टू 0,
डेल्टा वन नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा टू डेल्टा थ्री नॉट इक्वल टू जीरो। अब आप देखो ये वाला केस तो हम लेंगे नहीं क्योंकि हमें पता है कि जी डेल्टा टू जो है वो जीरो है। अब देखो ऐसे भी इनके बीच में और था, क्या था इनके बीच में और था, ठीक है, क्या था और था। तो हमें ना इस सेट का यूनियन लेना होगा, मतलब इन सब का हम यूनियन ले सकते हैं और फिर इसका डेल्टा इक्वल टू जीरो से इंटरसेक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो डेल्टा हमारा क्या है, डेल्टा आप देख लो b माइनस थ्री इंटू ए माइनस टू है, तो क्या होना चाहिए b माइनस थ्री ए माइनस टू इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो सकता है, b इक्वल टू थ्री हो सकता है और a इक्वल टू टू, बीच में ध्यान रखना एंड है, मतलब फिर हमको इसके साथ इंटर। अब हमने इसको क्यों जाने दिया, क्योंकि हमने देखा है कि a डेल्टा टू इक्वल टू जीरो है। अब इससे हमें ना कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि बीच में और था, अगर एंड होता तो फिर नो सॉल्यूशन हो ही नहीं पाता, लेकिन बीच में और था, मतलब इनमें से एक जीरो होना चाहिए, सिर्फ एक जीरो होना चाहिए, मतलब एक नन जीरो होना चाहिए, गलत बोल दिया मैंने, सिर्फ एक नन जीरो होना चाहिए। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो अभी तक फेल देने के लिए कि आपकी मम्मी ने अब 3 मिठाई लाने के लिए बोला, पहले आपने बोला रसगुल्ला ले आओ, या तो रसमलाई ले आओ, या तो आप लड्डू ले आओ। आप गए दुकान में, बोला हाँ जी आप लड्डू दे दो, तो दुकानदार बोला नहीं लड्डू तो नहीं देंगे सर, क्योंकि लड्डू ख़त्म हो गया। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि लड्डू ख़त्म हो गया। तो कोई नहीं, आपके पास अभी भी दो ऑप्शन तो है ना, इन दोनों में से आप कोई एक ही मिठाई, इन तीन में से एक ही मिठाई लेके जाना था ना घर। तो हाँ लड्डू खत्म हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। तो उसी तरह से डेल्टा टू तो जीरो हो गया, लेकिन डेल्टा वन और डेल्टा थ्री अभी नन जीरो हो सकता है। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो डेल्टा वन क्या है, डेल्टा वन है a माइनस टू 4b माइनस 15 और नॉट इक्वल टू जीरो, और डेल्टा थ्री a माइनस टू नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप देखो a नॉट इक्वल टू टू, b नॉट इक्वल टू 15/4 और a नॉट इक्वल टू टू, ठीक है। अब देखो इसको सीधा सीधा समझा जाए ना तो ही बेहतर रहेगा। तो देखो अगर हम ये वाला ले ले a इक्वल टू टू ले ले तो क्या हो जाएगा, अगर हम ना a इक्वल टू टू ले ले, आप देखो a इक्वल टू टू लोगे तो टू माइनस टू डेल्टा वन जीरो हो जाएगा। आप देखो ना यहाँ पे क्या बोल रहा है, a टू नहीं होना चाहिए, डेल्टा वन को जीरो नहीं होने के लिए a टू नहीं होना चाहिए, लेकिन अब देखो हम कैसे, अब देखो डेल्टा वन डेल्टा थ्री दोनों में से एक नन जीरो होना चाहिए, दोनों में से मतलब दोनों को एक नन जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए कि ए टू के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब देखो अगर यहाँ से बोल रहा है कि ए टू के इक्वल है और यहाँ से बोल रहा है कि ए टू के इक्वल नहीं होना चाहिए, नन जीरो नहीं होने के लिए, मतलब डेल्टा वन डेल्टा थ्री को नन जीरो नहीं होने के लिए आप देख लो ए टू के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ए टू के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर ए टू के इक्वल हो जाता है तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, तो मतलब हम ये नहीं लेंगे, मतलब b इक्वल टू थ्री हो जाएगा। मतलब आप छोड़ो इस चीज़ को, ऐसे मत समझो, आप इतना समझो कि डेल्टा जीरो होना चाहिए और एंड उसके साथ साथ डेल्टा वन डेल्टा टू और डेल्टा थ्री, इन तीनों में से एक नन जीरो होना चाहिए, इन तीनों में से एक नन जीरो होना चाहिए कम से कम, एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नन जीरो, ठीक है, मतलब दो तीनों में से एक नन जीरो होना चाहिए। तो आप देखो अगर आप, तो डेल्टा जीरो कब हो सकता है, डेल्टा जीरो तभी हो सकता है या तो b इक्वल टू थ्री हो या फिर a इक्वल टू टू। डेल्टा तभी जीरो हो सकता है कब, जब b इक्वल टू थ्री हो और a इक्वल टू टू। अगर आप a इक्वल टू टू ले लेते हो
तो क्या होगा, डेल्टा तो 0 हो जाएगा, डेल्टा 1 भी 0 हो जाएगा। अब देखो ना, हम पहला केस लेके चला a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2 यहाँ पे डालो 2 माइनस 2, डेल्टा 1 0, डेल्टा 2 0 है, और डेल्टा 3 में भी डालो तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो अब देखो डेल्टा 1 भी 0 हो गया, डेल्टा 2 भी 0 हो गया, डेल्टा 3 भी 0 हो गया, तीनों में से एक भी नॉन जीरो नहीं हुआ। क्या हुआ जी, अगर हम a को 2 लेंगे तो क्या तीनों में से एक भी नॉन जीरो नहीं हुआ, मतलब हम ना a इक्वल टू 2 को नेग्लेक्ट कर देंगे। इस केस में क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, हम बोलेंगे a इज नॉट इक्वल टू 2। इन दिस केस a इज नॉट इक्वल टू 2। क्यों इसलिए क्योंकि अगर हम a इक्वल टू 2 ले लें तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सारा 0 हो जाएगा और हमारे पास सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा उस केस में, ठीक है। लेकिन हमको तो नो सॉल्यूशन निकालना, हमने शुरुआत में ही लिख दिया, तो इसको इसलिए हम a इक्वल टू 2 को नेग्लेक्ट कर देंगे। हम बोल देंगे कि a इक्वल टू 2 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब हमारे पास a इज नॉट इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो फिर फाइनली यही बचेगा, इसी को ले लेंगे तो b इक्वल टू 3 हो जाएगा हमारा। तो हेंस लिख दो, द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कब, व्हेन b इक्वल टू 3, व्हेन b इक्वल टू 3। और ध्यान रहे कि a 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन कब, व्हेन b इक्वल टू 3। और आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि a नॉट इक्वल टू 2, कि अगर a इक्वल टू 2 हो गया, या फिर आप a इक्वल टू 2 नहीं लिखो। क्यों, क्योंकि आप देखो सेकेंड कंडीशन, सेकेंड वाले केस में क्या था, जब a इक्वल टू 2 था तो हमें b की वैल्यू नहीं मिल रही थी। आप देख लो, हमें b की वैल्यू नहीं मिल रही थी, कहाँ पर, यहाँ पर आप देखो, जब a इक्वल टू 2 था तो b की वैल्यू हमें नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो अगर b इक्वल टू 3 है तो ऑब्वियस सी बात है a 2 हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब आई होप आपको दोनों केसेस में आइडिया लगा होगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हमने यहाँ पे अगर आप a इक्वल टू 2 नहीं भी लिखोगे ना, a इज़ नॉट इक्वल टू 2 नहीं भी लिखोगे तो काम बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि b इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 3 हमें मिल रही है। और b इक्वल टू 3 हमने इसलिए ले ली क्योंकि अगर आप b को यहाँ पे डालो ना तो क्या बनेगा, 12 माइनस 3 0 नहीं बन रहा है, ठीक है। ऐसे भी डेल्टा 3 तो नहीं 0 होगा ना, अगर a 2 नहीं है तो डेल्टा 3 नॉन 0 होगा, और डेल्टा 3 नॉन 0 तो मतलब एक हमको डेल्टा ऐसा मिल गया, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से जो कि नॉन 0 था, तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो b की वैल्यू हमें 3 मिली, ठीक। अब यहाँ पे देखो इस वाले केस में, इस वाले में देखना ये थोड़ा सा अलग है, इसको मैं थोड़ा सा साइड डाउन कर देता हूँ, ठीक है। तो इधर आप मत देखो। तो अब देखो इस वाले केस में जब सेकेंड वाले केस हम निकाले थे वहाँ पे हमें a इक्वल टू 2 के लिए मिल रहा था इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। उस केस में हमें b की कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही थी, तो इसलिए अगर हमें b की वैल्यू मिल रही है तो a की वैल्यू पक्का है कि 2 नहीं होने वाली है। आई होप आपको आइडिया लगा, मैंने बार बार बोला है। अब देखो यहाँ पे आराम से समझ लो एक बार, देखो a इक्वल टू 2 हमें मिला, a इक्वल टू 2 हमें मिला, b की कोई वैल्यू नहीं मिली। अब देखो आप ऐसा समझो, a हमको 2 मिला और b की हमें कोई वैल्यू नहीं मिली, कोई वैल्यू नहीं मिली, नहीं मिला, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई वैल्यू नहीं मिला b का, ठीक है। लेकिन अब जब हमको b का वैल्यू 3 मिल गया है तो क्या a कभी 2 हो सकता है, नहीं हो सकता ना, इसको कंट्राडिक्ट तो नहीं करेगा ना, तो इसलिए कंट्राडिक्ट नहीं करने वाला, ठीक है। तो आप देख लो एक बार, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब पता नहीं आपको कितना समझ में आया नहीं आया।